डिस्क्लेमर, यह नोवेल एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और यह लेखक की सोच का परिणाम है। इसका किसी भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वासों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18+ कंटेंट या ऑडियो भी हो सकता है। यदि आपकी आयु 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ने या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। एक ऐसा एकांत कारावास जहां न कोई आ सकता था न कोई जा सकता था। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। कार्तिक इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। रक्त दानव पत्थर को आत्मसात करने के बाद उसके साधना स्तर में अंततः विस्फोट हुआ। उसके शरीर के अंदर का विशाल निर्जन क्षेत्र अचानक एक प्रचंड बाढ़ की तरह उफन पड़ा। मेरी वास्तविक ऊर्जा बदल रही है, यह पहले से कहीं अधिक शुद्ध है, कार्तिक ने महसूस किया। उसकी साधना का स्तर लगातार बढ़ रहा था और अब वह स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच रहा था। दिव्य मार्ग ग्रंथ खुल गया और स्वर्ग पृथ्वी के नियमों को सोखने लगा। द्वीप की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा कार्तिक के आंगन की ओर खींची चली आ रही थी, लेकिन बाहर हर कोई अपनी जान बचाने में इतना व्यस्त था कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज की रात कयामत की रात थी। लड़ाई की आवाजें देर रात तक गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। सड़कें खून से लाल हो चुकी थीं। भोर होते ही कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। एकांतवास की इस एक रात के बाद वह आखिरकार स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। अब वह दिव्य घटना क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। बूम! उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर निकली। कमरे में पड़ी टूटी फूटी मेजें और कुर्सियां अनगिनत धूल के कणों में बदल गईं और हवा में गायब हो गईं। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आईं। उसे अपने अंदर अपार शक्ति महसूस हो रही थी। उसका आत्मिक सागर किसी महासागर की तरह गरज रहा था। अब वह अपनी सोल स्पीयर तकनीक का इस्तेमाल एक साथ 4 बार कर सकता था। वह बाहर निकला। अयान पूरी रात आंगन में बैठा रहा था। उसकी पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। अयान, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। कार्तिक ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। भाई कार्तिक, आपने स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लिया। अयान थका हुआ लेकिन खुश दिख रहा था। हाँ, कार्तिक ने सिर हिलाया और अपनी अंगूठी से 2 रक्त दानव पत्थर निकालकर अयान की ओर बढ़ाए। भाई कार्तिक, मैं इन्हें नहीं ले सकता। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। अयान ने मना कर दिया। वह जानता था कि ये पत्थर कितने कीमती हैं और कार्तिक ने इन्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। चुपचाप रख लो। तुम्हारे दादाजी ने कहा था ना कि मेरी हर बात माननी होगी। कार्तिक ने जबरदस्ती पत्थर उसके हाथ में थमा दिए। अयान ने अनिच्छा से पत्थर रख लिए और अपनी थकान मिटाने के लिए साधना करने लगा। थोड़ी देर बाद कार्तिक ने आंगन का मुख्य द्वार खोला। खोलते ही खून की तेज दुर्गंध ने उनका स्वागत किया। बाहर जमीन पर दर्जनों इंसानी शव और 30 से अधिक समुद्री राक्षसों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनके कीमती सामान पहले ही लूट लिए गए थे। भूश भूश भूश! अचानक सड़क के दोनों ओर से लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ आया। वे सभी खूंखार लग रहे थे। उनका नेता एक निम्न स्तरीय स्टार रिवर का साधक था। कार्तिक और अयान को देखते ही वे भूखे भेड़ियों की तरह उन्हें घेरने के लिए लपके। वहां 50 से अधिक लोग थे। उन सभी ने बैंगनी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे जिन पर शेर का निशान बना था। वाइल्ड लायन सेक्ट! कार्तिक ने मन ही मन पहचाना, लेकिन यह तो सैवेज फेंक हॉल का इलाका था। वाइल्ड लायन वाले यहां कैसे आ गए? क्या सैवेज फेंक हॉल कल रात की लड़ाई में हार गया और यह इलाका छिन गया? तुम दोनों हमारे साथ चलो। स्टार रिवर दायरे का वह विशेषज्ञ भीड़ से बाहर निकला। उसकी भयानक आभा ने कार्तिक और अयान को जकड़ लिया। विरोध करना असंभव था। यह सैवेज फेंक हॉल का इलाका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां लोगों को गिरफ्तार करने की? कार्तिक ने ठंडी आवाज में पूछा। वह जानता था कि एक बार वाइल्ड लायन के चंगुल में फंसने का मतलब है आजीवन गुलामी। हम सैवेज फेंक हॉल अब इतिहास बन चुका है।
वे यहां से भाग गए हैं। अब यहां की हर चीज और हर इंसान पर वाइल्ड लायन सेक्ट का हक है, उस विशेषज्ञ ने क्रूरता से कहा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, हमारे सेक्ट में शामिल हो जाओ। दूसरा, अभी और यहीं मर जाओ। कहने को 2 विकल्प थे, लेकिन असल में रास्ता एक ही था। अयान ने गुस्से में दांत पीसे और अपनी प्राचीन तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको! कार्तिक ने तुरंत उसे रोक दिया। वह प्राचीन तलवार बेहद कीमती थी। अगर वह इन लालची लोगों की नजर में आ जाती तो वे उसे पाने के लिए अयान को मार डालते, और अभी कार्तिक के पास स्टार रिवर के विशेषज्ञ से लड़कर भागने की ताकत नहीं थी। इतने सारे दुश्मनों के बीच जल्दबाजी करना बेवकूफी होती। हम वाइल्ड लायन सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कार्तिक ने अपनी ऊर्जा को दबाते हुए सिर झुका लिया। उसने अयान को भी शांत रहने का इशारा किया। अभी जिंदा रहना सबसे जरूरी था। यह जवाब सुनकर उस विशेषज्ञ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। रास्ते में कई लोगों ने विरोध किया था और वे सब अब लाशें बन चुके थे। इन्हें हमारे कबीले के कपड़े धो, अभी इन्हें यातना शिविर ले जाओ। ज्वार उतरने के बाद हम तय करेंगे कि इनका क्या करना है, विशेषज्ञ ने आदेश दिया। एक आदमी आगे आया और उनके ऊपर 2 जोड़ी कपड़े फेंक दिए। कार्तिक और अयान के पास उन्हें पहनने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिव्य घटना क्षेत्र का गार्ड उन्हें बंदूक की नोक पर सड़क के दूसरी ओर ले जाने लगा। रास्ते में अयान ने गुप्त रूप से कार्तिक को टेलीपैथिक संदेश भेजा। भाई, यह गार्ड केवल दिव्य घटना स्तर का है, हम इसे मारकर भाग सकते हैं। कार्तिक ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, अभी पूरा द्वीप अराजकता में है। अकेले भागने से बेहतर है कि हम फिलहाल वाइल्ड लायन सेक्ट की एड में छिप जाएं। यह सुरक्षित रहेगा। सड़कें लाशों से पट्टी पड़ी थीं। कल रात की लड़ाई बहुत भयंकर रही होगी। सैवेज फेंक हॉल को सचमुच भारी नुकसान उठाना पड़ा था। थोड़ी दूर चलने के बाद आगे एक विशाल बाड़ दिखाई दी। बाड़ के अंदर सैकड़ों लोग कैद थे। उनमें से अधिकांश स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के शिखर पर या निम्न स्तर के स्वर्गीय घटना क्षेत्र के साधक थे। वे अब कैदी थे। द्वार खुला और अयान के पीछे पीछे कार्तिक भी अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर ऊंची बाढ़ लगी हुई थी, जिसने बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह काट दिया था। पूरा इलाका एक गुप्त सुरक्षा घेरे से ढका हुआ था, जिसे स्टार रिवर तारा नदी क्षेत्र के एक उच्च स्तरीय साधक ने तैयार किया था। आम लोगों के लिए इस सुरक्षा को भेदना नामुमकिन था। मैड लायन, जो एज्योर क्रिम्सन संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य है, उसे रसायन शास्त्र और व्यूह रचना दोनों में महारत हासिल है। यह घेरा उसी की कारीगरी थी। इस बाड़े में बड़ी संख्या में गुलाम कैद थे। चूंकि इस बार तीनों प्रमुख सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उनके युद्धपोत अंदर नहीं आ सके थे, इसलिए वे केवल ब्लड सी डेमन द्वीप के अन्य हिस्सों से पकड़े गए गुलामों को ही यहां ला पाए थे। जैसे ही कार्तिक और अयान अंदर आए, सैकड़ों निगाहें उनकी ओर घूम गईं। उनमें से अधिकांश की आंखों में बेरुखी थी। वे सभी अपनी किस्मत हार चुके थे। जंगली शेर कबीला, वाइल्ड लायन सेक्ट, बेहद क्रूर और शक्तिशाली है। जो भी उन्हें धोखा देने या भागने की कोशिश करता, उसे केवल मौत मिलती। कार्तिक और अयान को बैठने के लिए एक अपेक्षाकृत साफ जगह मिल गई। अच्छी जगहों पर पहले से ही पुराने गुलामों का कब्जा था। भाई कार्तिक, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अयान थोड़ा असमंजस में था। अपनी यात्रा शुरू करने के बाद यह पहली बार था जब वह ऐसी स्थिति में फंसा था जहां उसका जीवन और मृत्यु उसके अपने हाथों में नहीं थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ब्लड सी डेमन द्वीप इस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। बाहर अफरा तफरी मची है। तीनों प्रमुख शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। समुद्री राक्षस लगातार हमले कर रहे हैं और दानव उपद्रव मचा रहे हैं। सच कहूं तो बाहर की तुलना में अभी यहीं रहना अधिक सुरक्षित है। कार्तिक ने अपनी आवाज को गुप्त रूप से अयान तक पहुंचाया। अयान ने सिर हिलाया। हालांकि वह उम्र में छोटा था, लेकिन अनुभवों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। जैसा कि कार्तिक ने अनुमान लगाया था, द्वीप के बाहर हालात बेहद खराब थे। कई छोटी टुकड़ियों को बड़ी ताकतों ने कुचल दिया था और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्हें मार डाला गया।
जो भागने की कोशिश कर रहे थे वे या तो राक्षसों का शिकार बने या समुद्री जानवरों का निवाला। तभी 5 युवक चलकर आए और कार्तिक के सामने खड़े हो गए। तुम दोनों खड़े हो जाओ और हमारे नए बड़े भाई को सम्मान दो। महज कुछ ही घंटों में उन्होंने तियान शियांग सांचोंग चेयाक को अपना नेता मानकर एक छोटी टीम बना ली थी। हालांकि वे सभी गुलाम थे, लेकिन यहां भी गुटबाजी हावी थी। समूह जितना बड़ा होगा, वाइल्ड लायन सेक्ट की नजरों में उनकी अहमियत उतनी ही ज्यादा होगी और उनके बच निकलने के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्तिक ने ऊपर देखे बिना ही ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं खुद अनुयायियों की भर्ती करके यहां से निकलना चाहता हूं। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लेने के बाद कार्तिक के लिए किसी सामान्य स्वर्गीय घटना क्षेत्र के 3रे स्तर के प्रतिद्वंद्वी को मारना बच्चों का खेल था। यहां सैकड़ों गुलाम हैं। अगर इन सबको संगठित कर लिया जाए तो ये एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। हालांकि यह ताकत वाइल्ड लायन सेक्ट से सीधे भिड़ने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन अगर डिंग फेंगटांग जैसी बाहरी ताकत मिल जाए तो बात बन सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूटा हुआ था। हा हा हा, आसपास के लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। एक साधारण दिव्य स्तर का साधक इतनी घमंडी बातें कैसे कर सकता है? चेयाक के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। इस लड़के में चेयाक के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 3रे स्तर पर है। अभी इसकी जमकर धुनाई होगी। चेयाक को पकड़े जाने से पहले ही अपनी ताकत का गुमान था। पिछली रात के भीषण युद्ध में उसके साथी मारे गए थे, लेकिन यहां आकर भी वह अपनी धाक जमाना चाहता था। बेटा, तुमने हमारे भाई की बात मानने से इनकार कैसे किया? तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेयाक के नए चमचे चिल्लाने लगे ताकि वे अपने नए बॉस की नजरों में अच्छे बन सके। आसपास के लोग तुरंत पीछे हट गए और एक बड़ा घेरा बना लिया। कोई भी इस झगड़े में फंसना नहीं चाहता था। हर कोई बस किसी तरह यहां से भागने की फिराक में था। मेरे रास्ते से हट जाओ। अचानक कार्तिक के शरीर से एक जबरदस्त आभा फूटी, जिससे वहां का माहौल भारी हो गया। चेयाक की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक की आभा इतनी खतरनाक होगी। भले ही उन्होंने अभी हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन कार्तिक का आत्मविश्वास बता रहा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जाओ और इसकी परीक्षा लो। चेयाक ने खुद आगे बढ़ने के बजाय अपने एक नए भर्ती किए गए युवक को इशारा किया। चलो, इसे सबक सिखाते हैं। वह युवक मुट्ठी भींचते हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर निर्दयता थी। यहां कोई भी दूध का धुल्ला नहीं था। सबके हाथ खून से रंगे थे। अयान लड़ने के लिए तुरंत खड़ा हो गया। भाई कार्तिक, इस मामूली से प्रतिद्वंद्वी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कार्तिक ने उसे रोका नहीं। अयान एक प्राचीन जेड की तरह था, जिसे अभी और तराशने की जरूरत थी। अयान ने सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली, बस खाली हाथ खड़ा रहा। मरने के लिए तैयार हो जा। उस युवक ने पूरी ताकत से अयान पर हमला किया। उसकी हथेली की शक्ति एक विशाल राक्षसी हाथ में बदल गई, जिससे हवा में दबाव पैदा हो गया। हम मरने के लायक तो तुम हो। पिछले कुछ दिनों के संघर्ष ने अयान के चेहरे से बचपन की मासूमियत छीन ली थी। उसने भी जवाब में एक हथेली मारी। अयान के वार में एक आदिम शक्ति उमड़ पड़ी। यह फ्लाइंग ड्रैगन वंश की ताकत थी। ऐसा लगा मानो एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन पृथ्वी पर उतर आया हो। बूम! दोनों की हथेलियां टकराईं और एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि दूर खड़े पहरेदार भी चौंक गए। अयान अपनी जगह से सिर्फ एक कदम पीछे हटा, जबकि हमलावर युवक खून की उल्टी करता हुआ हवा में उड़ा और सीधा दीवार से जा टकराया। उसका शरीर दीवार में धंस गया। वहां मौजूद सैकड़ों गुलामों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 15-16 साल के इस लड़के में इतनी भयावह ताकत। चेयाक का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में अब खौफ था। एक ही वार में उसके साथी का यह हाल। तुम क्या कर रहे हो? यहां लड़ने की इजाजत किसने दी? तभी बैंगनी वस्त्र पहने 3 आदमी अंदर आए। ये वाइल्ड लायन सेक्ट के छोटे नेता थे। वे बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी वर्दी का रौब था। कुछ नहीं मालिक, हम बस थोड़ी बातचीत कर रहे थे। चेयाक के साथी अब गिड़गिड़ा रहे थे।
तीनों नेता गुस्से में थे। खड़े हो जाओ, इस झगड़े की शुरुआत किसने की? जमीन पर पड़े घायल युवक ने कांपते हुए कार्तिक की ओर इशारा किया। यह वही लड़का है जो वाइल्ड लायन सेक्ट का हुक्म नहीं मानता। इसे मार देना चाहिए। कितने बेशर्म लोग हैं, खुद हमला किया और अब इल्जाम दूसरे पर। तीनों नेताओं की नजरें कार्तिक की ओर घूमी, लेकिन जैसे ही बीच वाले नेता ने कार्तिक का चेहरा देखा, वह ठिठक गया। उसका शरीर कांप उठा। अचानक पूरे इलाके में एक जानलेवा सन्नाटा और हत्या की मंशा फैल गई। कार्तिक, ये तुम हो? आवाज जानी पहचानी थी। कार्तिक ने सिर उठाया और उस नेता की ओर देखा। हरेश, तुम अभी भी जिंदा हो? कार्तिक भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नर्क जैसे द्वीप पर उसे कोई पुराना परिचित मिलेगा, वह भी हरेश जैसा कट्टर दुश्मन। हरेश, जो कभी विरोधन का शिष्य था। कार्तिक द्वारा विरोधन के मारे जाने के बाद हरेश ने बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे इंपीरियल अकादमी से निकाल दिया गया था। उसके बाद वह गायब हो गया था। कार्तिक, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह मिलेंगे, है ना? हरेश ने एक खौफनाक हंसी हंसी। अकादमी से निकाले जाने के बाद हरेश की जिंदगी नर्क बन गई थी। वह भटकते हुए एक दुष्ट साधक के हत्थे चढ़ा जो उसे विषैला शव बनाना चाहता था, लेकिन हरेश ने मौका पाकर अपने ही गुरु को मार डाला और भागकर यहां आ गया। अब वह यहां एक छोटा नेता था। अगर तुम उस दिन न होते तो आज मैं इंपीरियल अकादमी का डीन होता। हरेश का गुस्सा अभी भी ताजा था। मैंने तुम्हारी तलाश करवाई थी, लेकिन तुम मिले नहीं। पता चला कि तुम साधना की दुनिया में कीड़े की तरह रेंग रहे हो। कार्तिक ने शांत भाव से कहा। हरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन देखो समय का चक्र कैसे घूमता है। आज मैं यहां का नेता हूं और तुम एक गुलाम। अगर तुम मेरे हाथों में पड़ गए तो मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हालांकि हरेश धमकियां दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह कार्तिक को अभी मार नहीं सकता। ये गुलाम सेक्ट के लिए कीमती थे, उन्हें खदानों में काम करने के लिए चाहिए था। ऊपर से कार्तिक की शक्ति का उसे अभी सही अंदाजा नहीं था। 1 साल पहले भी तुम मुझे नहीं मार पाए थे और अब तो तुम्हारी औकात और भी कम है। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसके लिए हरेश अब एक खतरा नहीं, बस एक पुराना किस्सा था। जुबान संभाल कर बात करो, तुम अब एक गुलाम हो, हरेश चिल्लाया। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। उसे कार्तिक के अतीत और उसकी छिपी हुई शक्ति का डर था। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, हरेश को मारना अभी सही नहीं होगा। यह यहां का नेता है, इसे मारने से पूरा वाइल्ड लायन सेक्ट मेरे पीछे पड़ जाएगा। हरेश ने भी अपने गुस्से को दबाया। ठीक है, अभी तुम्हें मारना मुश्किल है, लेकिन याद रखना कार्तिक, तुम मेरे क्षेत्र में हो। मैं तुम्हें रोज तिल तिल कर मरने का एहसास कराऊंगा। हरेश जानता था कि कार्तिक वह शख्स है जिसने थोड़े ही समय में सबको पीछे छोड़ दिया था। भले ही वह अभी शांत दिख रहा हो, लेकिन एक घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। माहौल तनावपूर्ण था। दोनों पुराने दुश्मन एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि बाकी गुलाम और अयान सांस रोके तमाशा देख रहे थे। आंगन का माहौल बेहद तनावपूर्ण और अजीब था। हरेश की आंखों में साफ दिख रहा था कि वह कार्तिक को जान से मार डालना चाहता है, लेकिन किसी अज्ञात डर के कारण वह कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों पक्ष एक गतिरोध में फंसे हुए थे और पूरे कमरे में एक अदृश्य लेकिन घातक सन्नाटा छाया हुआ था। मुखिया वांग, आप इस तरह के कचरे को मारने के लिए अपने हाथ क्यों गंदे करेंगे? इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चेयाक तुरंत दौड़कर हरेश के पास पहुंचा और एक पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चापलूसी भरे लहजे में बोलने लगा। इन शब्दों ने हरेश को बहुत खुश कर दिया। गुलामों को नियंत्रित करने के लिए गुलामों का ही उपयोग करना वास्तव में एक बेहतरीन रणनीति थी। उन्हें आपस में लड़ने दो। हरेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है। हाँ, अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं हॉल मास्टर से तुम्हारी आजादी बहाल करने की सिफारिश करूंगा। हरेश ने चेयाक के रवैये से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। धन्यवाद मुखिया। चेयाक ने तुरंत आभार व्यक्त किया। यह उसके लिए गुलामी के नर्क से निकलने का सबसे अच्छा मौका था और वह इसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। बाकी लोग ईर्ष्या से उसे देख रहे थे।
उनमें चयाक जैसी बेशर्मी और चापलूसी करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग मन ही मन पछता रहे थे कि उन्होंने हरेश का दिल जीतने का यह मौका गंवा दिया। चयाक ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपक लिया था। अगर वह वाकई कार्तिक को खत्म कर देता तो शायद उसे अपनी खोई हुई आजादी वापस मिल जाती। इस बार वाइल्ड लायन कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अनगिनत गुलामों की मौत के अलावा उनके अपने कई सदस्य भी मारे गए थे, इसलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए वफादार लोगों की सख्त जरूरत थी। कार्तिक, मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे, वरना खेल का मजा ही नहीं आएगा। हरेश ने जाते जाते एक आखिरी धमकी दी और जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। उसकी हंसी की गूंज देर तक सुनाई देती रही। किसी को नहीं पता था कि पिछले 1 साल में हरेश किन हालात से गुजरा था। उसे वापस लाने वाले निर्दयी मालिक ने उसे हर दिन दवा बनाने वाली भट्टी में झोंक दिया था और उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया था। लेकिन इसका उसे एक भयानक फायदा मिला। उसका शरीर विषैला हो गया, जिससे उस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता था। साथ ही विश्व विद्या सीखने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यही वजह थी कि कबीले ने उसे सराहा और एक छोटा नेता बना दिया। हरेश के जाने के बाद कमरे में मौजूद कई लोग कार्तिक से दूर हट गए ताकि वे किसी मुसीबत में न फंसें। वे अभी मरना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि मरने से बेहतर है जैसे तैसे जिंदा रहना। गुलाम होने के बावजूद शायद भविष्य में भागने का कोई मौका मिल जाए। जैसा कि आप सब देख चुके हैं, यह लड़का मुखिया का दुश्मन है। अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो मैं मुखिया से आपकी सिफारिश करूंगा और आपको गुलामी से आजाद कराने में मदद करूंगा। चयाक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। लोगों को अपने गुट में शामिल करने का यह सही समय था। भाईचे, कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। एक दूसरे स्तर का आकाशीय घटना। साधक खड़ा हुआ और चयाक के पीछे आ गया। डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। देखते ही देखते भेड़ चाल शुरू हो गई। दर्जनों लोग खड़े हुए और चयाक के पीछे लामबंद हो गए। पलक झपकते ही चयाक के पास एक बड़ी ताकत जमा हो गई। अब कार्तिक के लिए उनसे अकेले निपटना आसान नहीं था। भाई कार्तिक, अब हम क्या करेंगे? अयान थोड़ा घबरा गया और कार्तिक के पास खिसक आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये सब बस भीड़ का हिस्सा है। अगर सच में मुसीबत आई तो ये किसी और से भी पहले भाग खड़े होंगे। कार्तिक के होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल गई। जब फायदा दिखता है तो सब भाई बन जाते हैं, लेकिन खतरा आते ही सब बिखर जाते हैं। कार्तिक और अयान अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके थे। जो लोग चयाक के साथ नहीं थे, वे भी कार्तिक के पास आने से डर रहे थे। बाहर युद्ध का शोर थम चुका था और ब्लड सी डेमन द्वीप पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। तीनों बड़ी सेनाओं ने युद्ध क्षेत्र साफ करना शुरू कर दिया था। समुद्री राक्षस और सायरन जाति के जीव लूटपाट मचाकर वापस समुद्र की गहराइयों में लौट गए थे। समुद्र का पानी पीछे हट गया था, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया था। अगले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे। न हरेश आया, न चयाक ने कोई पंगा लिया। चौथे दिन हरेश वाइल्ड लायन कबीले के कई सदस्यों के साथ वापस लौटा। सब लोग खड़े हो जाओ, काम पर चलने का वक्त आ गया है। अंधेरे कमरे में एक कर्कश आवाज गूंजी। कार्तिक ने अपनी साधना रोकी। पिछले 3 दिनों में उसने आकाशीय घटना क्षेत्र के नियमों को समझने में काफी प्रगति की थी। उन्हें जानवरों की तरह हाँकते हुए बाहर निकाला गया। इस बार नेतृत्व हरेश नहीं, बल्कि स्टार रिवर क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ कर रहा था। 300 से अधिक लोगों का समूह शहर से बाहर निकला। कार्तिक ने अपनी घोस्ट आई तकनीक सक्रिय की। उसकी नजर मीलों दूर तक देख सकती थी। उसने देखा कि पुरानी खदानें नष्ट हो चुकी थीं और जमीन धंस गई थी। अब 3 प्रमुख 300 से अधिक लोगों का समूह शहर से बाहर निकला। कार्तिक ने अपनी घोस्ट आई तकनीक सक्रिय की। उसकी नजर मीलों दूर तक देख सकती थी। उसने देखा कि पुरानी खदानें नष्ट हो चुकी थीं और जमीन धंस गई थी। अब 3 प्रमुख शक्तियों ने इलाके को बांट लिया था। डिंग फेंकटांग और वुल्फ सैवेज गुट भी अपने अपने गुलामों को लेकर खदानों की ओर बढ़ रहे थे। अंदर जाओ। उन्हें एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर ले जाया गया, जहां से सड़ी हुई और नम हवा आ रही थी। हम इंसान हैं, गुलाम नहीं।
अगर हम हार नहीं मानते तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? कुछ लोगों ने विरोध किया, हमसे काम करवा लो लेकिन गुलाम मत बनाओ। क्या चींटियों को भी अपनी आवाज उठाने का हक है? हॉल मास्टर ने बिना कोई शब्द कहे अपना विशाल हाथ हवा में लहराया। एक भयानक दबाव पैदा हुआ और इससे पहले कि वे 3 विरोधी साधक कुछ समझ पाते, वे वहीं कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गए। बेहद क्रूर वाइल्ड लायन कबीले ने विद्रोह को कुचलने के लिए भय का यह तरीका अपनाया। इसका असर हुआ, बाकी सब डर के मारे चुप हो गए। कुछ की सिसकियां निकल रही थीं, लेकिन किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। चलो नीचे चलते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो शायद हमारे साथ नरमी बरती जाए। चयाक ने वफादारी दिखाने के लिए सबसे पहले पहल की और खदान की ओर बढ़ गया। हॉल मास्टर ने उसकी ओर प्रशंसा की नजर से देखा। कार्तिक भी भीड़ में मिल गया और 300 लोगों के साथ अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम पर कड़े पहरे थे। अंदर जाने से पहले अपनी स्टोरेज रिंग्स जमा करा दो। आधे रास्ते में एक मेज लगी थी जहां कुछ शक्तिशाली बूढ़े बैठे थे। वे सबसे उनकी कीमती अंगूठियां जमा करवा रहे थे ताकि कोई भी ब्लड डेमन स्टोन चोरी न कर सके। यह सुनकर कार्तिक के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी रिंग में कई बेशकीमती खजाने थे। अगर यह वाइल्ड लायन कबीले के हाथ लग गई तो वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अयान भी घबराया हुआ था। उसकी रिंग में उसके दादा की दी हुई तलवार और विरासत थी। क्या स्वर्ग को निगलने वाला कड़ाहा एक स्टोरेज रिंग को भी अपने अंदर रख सकता है? कार्तिक के दिमाग में एक विचार आया। यह कड़ाहा विशाल राक्षसों को निगल सकता है तो एक छोटी अंगूठी क्या चीज है? जैसे ही उसकी बारी पास आई, उसने चुपके से अपनी असली स्टोरेज रिंग उतारी और एक मानसिक आदेश दिया। एक अद्भुत घटना घटी। रिंग गायब हो गई और कड़ाहे के अंदर सुरक्षित हो गई। कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। यह तरकीब काम कर गई। अयान, अपनी रिंग मुझे दो, जल्दी। कार्तिक ने गुप्त संदेश भेजा। अयान ने बिना सवाल किए अपनी रिंग कार्तिक के हाथ में रख दी। पलक झपकते ही वह भी गायब हो गई। चिंता मत करो, यह मेरे पास सुरक्षित है, कार्तिक ने आंखों से इशारा किया। अब कार्तिक ने अपनी जेब से एक साधारण बेकार सी स्टोरेज रिंग निकाली जिसमें बस कुछ 100 आध्यात्मिक पत्थर और कचरा जड़ी बूटियां थीं। उसने और अयान ने वही बेकार रिंग्स जमा कर दी। बूढ़े निरीक्षक ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी साधना का स्तर कम था, इसलिए उनके पास कम खजाना होना स्वाभाविक था। जांच पूरी हुई। अब वे पूरी तरह से कंगाल दिखावे के लिए होकर आगे बढ़े। 5 लोग मिलकर एक समूह बनाएंगे। हर समूह को रोज कम से कम एक ब्लड डेमन स्टोन जमा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। बूढ़े ने खूनी आंखों से सबको चेतावनी दी। समूहों का बंटवारा हुआ। कार्तिक और अयान के साथ 3 अन्य लोगों को जोड़ा गया जिनकी ताकत कार्तिक से कहीं ज्यादा थी। कार्तिक समझ गया कि यह हरेश की चाल है। उसने जानबूझकर इन 3 हत्यारों को कार्तिक के साथ रखा था ताकि वे खदान के अंधेरे में उसे खत्म कर सकें। लेकिन कार्तिक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी घोस्ट आई से खदान का जायजा लिया। यह एक भूल भुलैया थी। उन्होंने एक सुरंग चुनी और लगभग 500 मीटर अंदर चले गए। भूकंप के कारण रास्ता पत्थरों से अटा पड़ा था। पांचों ने मिलकर मलबा हटाया। रास्ता साफ होते ही अंदर से समुद्र का खारा पानी तेजी से बाहर आया, जिससे वे कमर तक भीग गए। आधे घंटे तक पानी और कीचड़ में चलने के बाद वे खदान की गहराई में पहुंचे। वहां सामने एक क्रिस्टल की दीवार थी। पत्थर बेहद कठोर था और यहीं से कीमती ब्लड डेमन स्टोन निकाला जाना था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यहां 2 और शव पड़े हैं। पांचों लोग सतर्क हो गए। एक अंधेरे कोने में 2 सड़े हुए शव दिखाई दे रहे थे जिनसे भीषण दुर्गंध आ रही थी। ये पुराने खनिक हैं, कार्तिक ने शांत भाव से कहा। उसने अपनी उंगली से एक हल्का इशारा किया और ऊर्जा की एक लहर ने दोनों शवों को पल भर में राख में बदल दिया। उनके द्वारा छोड़े गए जंग लगे औजार अभी भी वहीं पड़े थे, जिनका इस्तेमाल कभी ब्लड डेमन स्टोन की खुदाई के लिए किया गया था। कार्तिक, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और खुदाई शुरू करो।
पांचों लोग अपने आप अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। कार्तिक और अयान एक तरफ खड़े थे, जबकि बाकी तीनों एक साथ गुट बनाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक क्रूर और व्यंग्यात्मक चमक थी। हरेश ने तुम्हें किन फायदों का लालच दिया है? कार्तिक ने बिना मुड़े ही पूछा। वह तब तक खून नहीं बहाना चाहता था जब तक कि यह बेहद जरूरी न हो, लेकिन अगर वे अपनी मौत खुद मांग रहे हैं तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर हम तुम्हें मार देते हैं तो हम तीनों को गुलामी से आजादी मिल जाएगी। उसने वादा किया है कि वह हमें यहां से भागने में मदद करेगा, बीच वाले आदमी ने कहा। बोलते ही तीनों ने बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता रोक दिया। कार्तिक के पीछे एक ठोस पत्थर की दीवार थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम लोग वाकई जंगली शेरों पर भरोसा करते हो? कार्तिक को उन पर दया आ रही थी। हरेश ने सिर्फ एक वादा किया है जिसे पूरा करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी तुम उनके लिए सिर्फ गुलाम ही रहोगे। यह सच है या नहीं, हमें अपनी किस्मत आजमानी ही होगी। वे अच्छी तरह जानते थे कि कार्तिक को मारने और आजादी पाने की संभावना कम है, लेकिन अगर 1% भी उम्मीद है तो वे पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर चलो इसे खत्म करते हैं। कार्तिक को अब और बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें मारने के बाद ही वह अपनी अगली चाल चल पाएगा और यहां से निकलने का रास्ता खोज पाएगा। अपनी शक्तिशाली घोस्ट आई तकनीक के साथ वह निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। अचानक उसके हाथ में दुष्ट तलवार प्रकट हो गई। साथ ही उसने अयान की प्राचीन लंबी तलवार उसे सौंप दी। ये तीनों कमजोर नहीं थे, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी था। इस तंग जगह में हथियारों का होना एक बहुत बड़ा फायदा था। तुम्हारे पास हथियार कैसे आए? तीनों आदमी स्तब्ध रह गए। कार्तिक की अंगूठी समेत सबकी स्टोरेज रिंग्स छीन ली गई थीं। वह हथियार अंदर कैसे लाया और उसने उन्हें अब तक छिपाकर क्यों रखा था? कुएं का मेंढक कभी यह नहीं समझ सकता कि आसमान में चमकता हुआ चांद कितना विशाल है। कार्तिक की आवाज में गहरा व्यंग्य था। तुम लोग उसी मेंढक की तरह हो। हम सब मिलकर हमला करते हैं, इसे मारकर हथियार छीन लो। हथियारों के लालच ने उनके डर को खत्म कर दिया। वे जानते थे कि खदान के जंग लगे औजारों से लड़ना मुश्किल है, लेकिन इन धारदार हथियारों से वे पत्थर की दीवारें काटकर भागने का रास्ता बना सकते हैं। जल्दी करो, इससे पहले कि वाइल्ड लायन सेक्ट को पता चले। वे तीनों एक साथ झपटे। भले ही वे केवल आकाशीय घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, लेकिन उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। लेकिन कार्तिक की दुष्ट तलवार बिजली की गति से नीचे आई। मरना! तलवार से एक भयानक काली आभा निकली। वे तीनों निहत्थे थे और अपनी गति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि वे रक्षात्मक मुद्रा अपना पाते, तलवार ने अपनी दिशा बदल दी। बिना किसी चीख के एक आदमी का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। गर्म खून पत्थर की दीवार पर फैल गया। बाकी बचे 2 लोग खौफ से कांप उठे। भागो! बाहर जाकर सबको बता दो कि इसके पास हथियार हैं। वे दोनों पीछे मुड़कर सुरंग की ओर भागे। तुम कहां जा रहे हो? अयान पहले से ही तैयार था। उसने भागने का रास्ता रोक रखा था। उसने अपने तेंगलोंग वंश की शक्ति का आह्वान किया और अपनी प्राचीन तलवार हवा में लहराई। एक धीमी लेकिन खूंखार अजगर की दहाड़ गूंजी। सौभाग्य से यह जगह जमीन के बहुत नीचे थी, इसीलिए आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अयान की तलवार के भारी दबाव ने उन दोनों को पीछे धकेल दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कार्तिक की दुष्ट तलवार ने फिर से वार किया। फुफकार! हवा चीरने की आवाज आई और खून के फव्वारे छूट पड़े। उन दोनों की गर्दन पर गहरे घाव हो गए और वे बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर पड़े। कार्तिक ने तुरंत शवों को नष्ट नहीं किया। कल जंगली शेर कबीले के लोग निरीक्षण के लिए आने वाले थे और उन्हें कोई न कोई स्पष्टीकरण देना होगा। अगर लाशें नहीं मिलीं तो वे समझेंगे कि ये लोग भाग गए हैं, जिससे मुसीबत बढ़ सकती है। तीनों शवों को एक कोने में फेंकने के बाद कार्तिक ने अपनी घोस्ट आई तकनीक सक्रिय की। उसकी चेतना पारे की तरह बहते हुए भूमिगत दुनिया का निरीक्षण करने लगी। इतने सारे ब्लड डेमन स्टोन! कार्तिक ने देखा कि लगभग 50 मीटर दूर कई लाल चमकते हुए पत्थर थे। हमें वहां खोदना होगा। उसकी नजर और गहरी गई।
लगभग 1000 मीटर तक। उसने पाया कि पत्थरों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी बाहर अफवाह थी। इतनी बड़ी दूरी में उसे केवल 30 पत्थर ही दिखे। कार्तिक भाई, हमारे दाहिनी ओर केवल 30 मीटर की दूरी पर समुद्र है। कार्तिक ने अपनी खोज साझा की। अगर हम चाहें तो सुरंग खोदकर वहां से भाग सकते हैं। 30 मीटर की खुदाई दुष्ट तलवार के लिए आधे दिन का काम थी, लेकिन कार्तिक ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अगर हम अभी समुद्र में भागते हैं तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। समुद्री राक्षस हमें कच्चा चबा जाएंगे। जिंदा रहने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। कार्तिक ने एक दृढ़ निर्णय लिया। आगे कुछ ब्लड डेमन पत्थर हैं। अगर हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो उनकी ऊर्जा का उपयोग करके मैं दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। एक बार जब वह इस स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। तब स्टार रिवर क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी निपटना नामुमकिन नहीं होगा। ठीक है भाई, मैं आपके साथ हूं। अयान ने उत्साह से सिर हिलाया। वह भी लंबे समय से अपनी सीमाओं को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। घोस्ट आई की मदद से पत्थरों को ढूंढना आसान था। 5 मीटर की खुदाई के बाद उन्हें 3 पत्थर मिले। कार्तिक के पास पहले से 4 पत्थर थे, अब कुल 7 हो गए थे। अयान, तुम पहरा दो। मैं आज रात ही दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। समय बहुत कम था। हरेश जानता था कि कार्तिक यहां है और वह उसे मारने के और प्रयास करेगा। सुरक्षा के लिए कार्तिक ने एक और अवरोध बनाया ताकि ऊर्जा की तरंगें बाहर न जाएं। उसने आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक को सक्रिय किया और दोनों हाथों में पत्थर पकड़ लिए। 7 ब्लड डेमन पत्थर 7 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर थे। उनमें समाहित ऊर्जा भयावह थी। यह एक जुआ था। अगर वह सफल हुआ तो स्वर्ग में कदम रखेगा और अगर असफल हुआ तो उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन जीने के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। बूम बूम बूम! जैसे ही उसने ऊर्जा खींची, उसके भीतर की आदिम दुनिया में भूचाल आ गया। ऊर्जा एक उग्र बाण की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगी। कार्तिक ने पिछले 4 दिनों में जो समझ हासिल की थी वह अब काम आ रही थी। स्वर्गीय मार्ग की दिव्य पुस्तक धीरे धीरे उसके दिमाग में खुलने लगी और सृष्टि के नियम उसके शरीर में अंकित होने लगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी आदिम दुनिया में मौजूद रहस्यमय प्राचीन वृक्ष तेजी से बढ़ने लगा। उसने अनियंत्रित ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। वृक्ष की जड़ें और शाखाएं फैलने लगीं, यहां तक कि वे सूक्ष्म रूप से खदान की दीवारों को भेद कर बाहर की ओर जाने लगीं। इसी समय बाहर एक विचित्र घटना घटी। खदान के ऊपर अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घना कोहरा छा गया। रहस्यमय वृक्ष की जड़ें अदृश्य रूप से शून्य में फैल गई थीं और आसपास की सारी ऊर्जा खींच रही थी। बाहर मौजूद लोगों को लगा कि कोई महान खजाना प्रकट हुआ है। भूकंप के बाद खदानों का नक्शा बदल चुका था। वाइल्ड लायन कबीले, वुल्फ सैवेज कबीले और सैवेज फैन हॉल के बीच लालच की आग भड़क उठी। वह क्षेत्र हमारा है, हमला करो! महज एक दिन में तीनों पक्ष एक बार फिर एक बड़े युद्ध में भिड़ गए। इस बार लड़ाई और भी भीषण थी। मैड लायन और वुल्फ सैवेज के नेता आमने सामने थे, लेकिन जमीन के नीचे कार्तिक अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। वह अभी भी स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के शिखर पर अटका हुआ था। रात बीत रही थी और सुबह होने वाली थी। अगर उसने जल्द ही यह बाधा पार नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। चिंता और दबाव के कारण कार्तिक के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। अगर भोर होने से पहले कार्तिक दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर पाया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। वाइल्ड लायन सेक्ट कभी भी कार्तिक को इतना ताकतवर बनने का मौका नहीं देगा। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि वह अपनी सीमाएं तोड़ रहा है तो वे उसे तुरंत मार डालेंगे। कार्तिक की आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक अब अपने चरम पर थी। उसकी सोखने की गति और भी तेज होती जा रही थी। इसका असर बाहर भी दिखने लगा। आसमान में बदलाव हो रहे थे, जिससे कई साधक उस जगह की ओर खींचे चले आ रहे थे। तीनों प्रमुख शक्तियों के बीच चल रही लूटपाट और अराजकता का फायदा उठाकर कई साधक खजाने की तलाश में यहां छिपकर आ रहे थे। यह खजाना ही होना चाहिए। क्या सचमुच जमीन के नीचे कोई प्राचीन महल छिपा है? ब्लडसी डेमन द्वीप पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं।
कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि द्वीप के नीचे एक ड्रैगन पैलेस है जो कभी ड्रैगन जाति का घर हुआ करता था। सच क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लालच सबको खींच रहा था। देर रात तक कार्तिक की साधना नहीं रुकी। तभी उसने अपने भीतर एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा सोखी थी वह अब आध्यात्मिक वर्षा की बूंदों में बदल रही थी। यह तो आध्यात्मिक परिवर्तन है, कार्तिक मन ही मन बुदबुदाया। पहले उसे ऊर्जा को संपीड़ित करके वास्तविक ऊर्जा में बदलना पड़ता था, लेकिन अब वह जो कुछ भी सोख रहा था वह सीधे बारिश बनकर उसकी महान निर्जन दुनिया, उसका आंतरिक जगत दांतियान में बरस रहा था। जितनी तेज बारिश होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही शुद्ध होगी। अद्भुत सफलता। एक धीमी आवाज के साथ कार्तिक के हाथों में मौजूद 2 ब्लड डेमन स्टोन राख बनकर उड़ गए। उनसे निकली विशाल शुद्ध ऊर्जा कार्तिक की नसों में दौड़ गई। अचानक उसकी आंतरिक दुनिया में मौजूद लकड़ी और मिट्टी के संरक्षक स्मारक कांपने लगे। 2 दिव्य महलों के बीच से एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा हुआ। एक चमत्कारिक दृश्य सामने आया। उसकी आंतरिक दुनिया जो कभी वीरान और अंधेरी थी अब रोशनी से जगमगा उठी। धरती से लकड़ी का जन्म हुआ और कार्तिक के आंतरिक अंग अचानक सिकुड़ गए, फिर एक झटके के साथ फैल गए। दिव्य महल की गहराई से एक हल्की चमक निकली और उसने कार्तिक के अंगों को एक सुरक्षा कवच में लपेट लिया। मेरे अंग ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीले हो गए हैं। कार्तिक हैरान था। वह जानता था कि इन स्मारकों को परिष्कृत करने से ताकत बढ़ती है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव अकल्पनीय था। यह तो सिर्फ 2 तत्वों की शुरुआत थी। अगर उसने 5 तत्वों को साध लिया तो उसकी शक्ति क्या होगी। उसकी निर्जन दुनिया में एक छटकने की आवाज आई। जमीन फैलने लगी, नए पहाड़ उभरने लगे और प्राचीन रहस्यमय पेड़ तेजी से उगने लगे। ज्वालामुखी फटे और एक जीवित नर्क जैसी भयावह आवाजें गूंजने लगीं। पास बैठा अयान यह सब देखकर सन्न रह गया। वह अविश्वास से खड़ा हो गया। इतनी सारी प्राकृतिक घटनाएं, भाई कार्तिक ने आखिर कितनी ऊर्जा सोख ली है। अयान के पास मौजूद प्राचीन जेड तलवार की आत्मा भी हैरान थी। यह लड़का, इसके शरीर में तो एक पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। स्टार रिवर साम्राज्य भी इसके आंतरिक जगत के सामने फीका है। कार्तिक महसूस कर सकता था कि एक बार यह बाधा टूट गई तो वह एक जंगली घोड़े की तरह अजेय हो जाएगा। एक और ब्लड डेमन स्टोन गायब हो गया। कार्तिक अब तक कुल 5 पत्थरों की ऊर्जा निगल चुका था। यह खपत किसी सामान्य साधक के लिए जानलेवा होती। अचानक उसके शरीर से एक हिंसक आभा फूटी। अदृश्य तलवार की ऊर्जा हवा में तैरने लगी और गुफा की दीवारों पर गहरे निशान बना दिए। अयान को खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी रक्षात्मक ढाल बनानी पड़ी, लेकिन दबाव इतना था कि उसकी ढाल में भी दरारें पड़ने लगीं। यह तलवार की ऊर्जा कितनी भयानक है। अयान कांप उठा। यह ऊर्जा किसी भी साधारण दिव्य साधक को एक पल में काट सकती थी। जैसे ही पूर्व दिशा में भोर की पहली किरणें फूटीं, एक नए दिन का आगाज हुआ। खदान के ऊपर मंडरा रहे आध्यात्मिक बादल धीरे धीरे छंटने लगे, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। इन बादलों ने समुद्री राक्षसों और दानवों का ध्यान भी खींच लिया था। वे एक विशाल सेना इकट्ठा कर रहे थे ताकि इस खजाने पर कब्जा कर सकें। वाइल्ड लायन सेक्ट भी अपनी सेना जुटा रहा था और भूमिगत जांच के लिए लोग भेज रहा था, लेकिन उन्हें नीचे कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली सुरंगें। गुफा के अंदर कार्तिक ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में बिजली जैसी 2 ठंडी चमक दिखाई दी। फुफकार। उसकी नजर भर से सामने की चट्टान पर 2 गहरी खाइयां बन गईं, और इसी पल कार्तिक ने अंततः आकाशीय घटना क्षेत्र में कदम रख दिया। उसके शरीर के सभी एक्यूपॉइंट्स में हलचल हुई और वे छोटे छोटे भंवर बन गए। कार्तिक का शरीर गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उड़ना, मैं आखिरकार उड़ सकता हूं। कार्तिक के चेहरे पर उत्साह साफ था। हालांकि वह अभी जमीन से केवल 1 मीटर ऊपर तैर रहा था, लेकिन यह शुरुआत थी। अभी वह अपने एक्यूपॉइंट्स की हवा को नियंत्रित करके उड़ रहा था, जैसे मछली पानी में तैरती है। आगे चलकर वह केवल अपनी इच्छा शक्ति से आसमान छू सकेगा। उसने तुरंत अपनी सांस छिपाने की तकनीक
का इस्तेमाल किया, अपनी बढ़ी हुई आभा को दबा दिया और खुद को वापस स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 9वें स्तर का दिखाने लगा। अभी अपनी असली ताकत दिखाना बेवकूफी होगी। चुपचाप अमीर बनना और सारे ब्लड डेमन स्टोन हथिया लेना ही समझदारी थी। प्राचीन जेड दाईं ओर 20 मीटर और खोदो, लेकिन अगले 10 मीटर तक बहुत सावधान रहना, कार्तिक ने आदेश दिया। अगर कोई बड़ा खतरा आया तो हम सीधे समुद्र वाली सुरंग से कूद जाएंगे। ठीक है भाई। अयान का जोश अब 7वें आसमान पर था। कार्तिक के ब्रेक थ्रू ने उनके जिंदा रहने की उम्मीदें बढ़ा दी थीं। 1 घंटे बाद हरेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। जमीन पर पड़े अपने 3 हत्यारों के शव देखकर हरेश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मैंने आपको निराश किया? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए हरेश की आंखों में देखा। हरेश की आंखों में गंभीरता आ गई। 3 सेलेस्टियल फेनोमेना स्तर के साधकों को मारना कोई मजाक नहीं था। वह समझ गया कि कार्तिक की ताकत उसकी सोच से परे है। अगर तुमने आज का ब्लड डेमन स्टोन नहीं सौंपा तो मैं हॉल मास्टर से कहकर तुम सबको मरवा दूंगा। हरेश ने अपनी घबराहट छिपाते हुए धमकी दी। ये लो वो पत्थर जो तुम चाहते थे, अब दफा हो जाओ। कार्तिक ने एक लाल चमकता पत्थर हरेश के पैरों में फेंक दिया। हरेश का चेहरा खलास हालेड एडिकेज। गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वहां मौजूद अन्य नेताओं के सामने वह कुछ कर नहीं सका। वह पत्थर उठाकर पैर पटकता हुआ चला गया। भाई कार्तिक, क्या हम उन्हें यह कीमती पत्थर यूं ही मुफ्त में दे देंगे? अयान को यह नागवार गुजरा। मुफ्त? कार्तिक के चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान थी। जो चीज मैं मुफ्त देता हूं उसकी कीमत बहुत भारी होती है, तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कार्तिक ने उस पत्थर में गुप्त रूप से घोस्ट फ्लावर का जहर डाल दिया था। यह जहर इतना खतरनाक था कि एक नवजात आत्मा स्तर का साधक भी इसे नहीं झेल सकता। उसका निशाना हरेश नहीं, बल्कि मैड लायन संप्रदाय का नेता था। अपनी नई शक्ति और भूत नेत्र तकनीक के साथ कार्तिक ने खुदाई जारी रखी। एक ही दिन में उसने 10 और ब्लड डेमन स्टोन खोज निकाले। अगले दिन हरेश फिर आया। कार्तिक ने उसे 3 पत्थर दिए। तीसरे दिन हरेश गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ आया। कार्तिक, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हरेश ने कहा। तुम्हारी खदान से सबसे ज्यादा पत्थर मिले हैं। खुश होकर संप्रदाय प्रमुख मुझे उप प्रमुख बना रहे हैं। अब मेरे पास और भी ज्यादा ताकत होगी, इसलिए मैं आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। कार्तिक मन ही मन हंसा। जितना ज्यादा पत्थर मैड लायन के पास जाएंगे उसकी मौत उतनी ही करीब आएगी। यह तो बस लेन देन है, कार्तिक ने कहा। सच कहूं तो अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हरेश का लहजा बदल गया, उसमें लालच आ गया। अगर तुम मुझे अपने शरीर का रहस्य और अपनी साधना तकनीक बताने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस गुलामी से आजाद करा दूंगा। हरेश जानता था कि कार्तिक के पास कोई बहुत बड़ा राज है। अगर वह तकनीक उसे मिल जाए तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हरेश झूठ नहीं बोल रहा था। साधना की दुनिया में कदम रखने के बाद उसे यह कड़वा सच समझ आ गया था कि यहां ताकत ही सब कुछ है। शक्ति के बिना एक इंसान की हैसियत केवल दूसरों की दया पर जीने वाले कीड़े जैसी होती है। साधना जगत का एक ही नियम है, यहां कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, केवल हित और स्वार्थ होते हैं। जब स्वार्थ एक हो जाते हैं तो कल का दुश्मन भी आज का दोस्त बन जाता है। हो सकता है मैं आपको निराश कर दूं, लेकिन मेरे पास कोई रहस्य नहीं है। कार्तिक ने बेबसी का नाटक करते हुए कंधे उचका दिए। कार्तिक, क्या तुम सचमुच आखिरी दम तक अपनी जिद पर अड़े रहोगे? हरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर तुमने ब्लड डेमन स्टोन के अलावा अपना रहस्य नहीं सौंपा तो तुम यहीं गलसड़ जाओगे। क्या तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहते? हरेश उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जीवन और मृत्यु तो पहले से तय है। मुखिया वांग, आपको जल्दी वापस लौटना चाहिए। बाहर लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। कार्तिक ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा और वापस खुदाई करने लगा।
हरेश ने कार्तिक को एक जहरीली नजर से घूरा, फिर पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही खदान में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने तुरंत अपने औजार नीचे रख दिए। उसकी आंखों में अब वह बेबसी नहीं, बल्कि एक शिकारी की सी तीखी चमक थी। केवल हरेश ही यह जानता था कि कार्तिक के पास कुछ खास है। अगर यह बात लीक हो गई तो कार्तिक के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हरेश अभी चुप था, क्योंकि वह सारा श्रेय खुद लेना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसका धैर्य जवाब दे जाएगा। वह शायद अपनी सोच खोज तकनीक का इस्तेमाल करके कार्तिक के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करे। भाई कार्तिक, तुम उसे मार क्यों नहीं देते? अयान ने झुंझलाते हुए पूछा। उसे नहीं पता था कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने 20 से ज्यादा ब्लड डेमन स्टोन जमा कर लिए थे, जो उनकी साधना के लिए काफी थे। हम उसे मारकर सुरंग के रास्ते भाग सकते हैं। अभी समय सही नहीं है। जिस दिन ऊपर कोई बड़ा युद्ध छिड़ेगा उसी दिन उसकी मौत होगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। वह एक सही मौके की तलाश में था। अगर वार करना है तो ऐसा करो कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाए, कार्तिक ने समझाया। हरेश को मारना आसान है, लेकिन इससे पूरा वाइल्ड लायन सेक्ट हमारे पीछे पड़ जाएगा। यह द्वीप दिखने में बड़ा है, लेकिन हमारे छिपने के लिए जगह बहुत कम है। अयान को कार्तिक की पूरी योजना नहीं पता थी, लेकिन उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई कार्तिक, मुझे लगता है कि मैं तैयार हूं। मेरी साधना किसी भी पल अगले स्तर पर पहुंच सकती है, अयान ने कहा। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी क्षमता उफान पर थी। मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था, कार्तिक ने कहा। कार्तिक ने तुरंत एक सुरक्षा घेरा तैयार किया। अयान उसके बीच में पालथी मारकर बैठ गया और अपने हाथों में ब्लड डेमन स्टोन थाम लिए। भले ही अयान के पास कार्तिक जैसी स्वर्ग भक्षण तकनीक नहीं थी, लेकिन उसके प्राचीन परिवार की विरासत भी कमजोर नहीं थी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से अयान की ओर खींची चली आई। यह पहली बार था जब अयान अपने दम पर दिव्य लोक को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले उसके दादाजी उसका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन अब वह अकेला था। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगा। कार्तिक एक गुरु की तरह उसके पास खड़ा रहा और उसकी हर गलती को सुधारता रहा। कार्तिक की घोस्ट आई तकनीक अयान के शरीर में हो रहे हर बदलाव को देख सकती थी। 1 घंटे से भी कम समय में अयान के शरीर से एक तेज झटका लगा। चूंकि उसकी नींव बहुत मजबूत थी, इसलिए जैसे ही उसने दिव्य लोक में प्रवेश किया, उसकी छिपी हुई क्षमताएं ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके रक्त में सोया हुआ फ्लाइंग ड्रैगन वंश जागृत हो गया। उसके शरीर के भीतर से एक अदृश्य ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। भाई कार्तिक, मुझे जमीन के नीचे से एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मुझे पुकार रही है। अयान ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक सुनहरी चमक थी। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। इस जमीन के नीचे जरूर कुछ छिपा है। कार्तिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। अयान में ड्रैगन का खून है, और जो चीज उससे संपर्क साध सकती है वह निश्चित रूप से ड्रैगन जाति से जुड़ी होगी। क्या इस द्वीप के नीचे सचमुच कोई ड्रैगन पैलेस दफन है? कहा जाता है कि ब्लड सी डेमन द्वीप पर एक शक्तिशाली प्राचीन अवरोध है जो किसी को अंदर जाने से रोकता है। यह इस बात का सबूत है कि यहां कभी कोई महान शक्ति निवास करती थी, लेकिन अभी खोजबीन का समय नहीं था। अयान का स्तर स्थिर हो गया और वह भी कार्तिक की तरह आकाशीय घटना क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया। कार्तिक ने उसे अपनी आभा छिपाने की तकनीक सिखाई ताकि वे दोनों फिर से कमजोर दिख सकें। चौथे दिन जब हरेश वापस आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हमेशा की तरह कार्तिक ने लापरवाही से उसकी ओर 2 ब्लड डेमन स्टोन फेंके। पत्थर पकड़ते समय हरेश ने अचानक कार्तिक की ओर देखा। उसकी आंखें जंगली भेड़िए जैसी लाल और डरावनी थीं। क्या वाइल्ड लायन सेक्ट में कुछ बुरा हुआ है? कार्तिक एक साफ पत्थर पर आराम से बैठा था और हरेश को देखकर मुस्कुरा रहा था। 4 दिन बीत चुके थे। कार्तिक द्वारा पत्थरों में मिलाया गया घोस्ट फ्लावर का जहर अब अपना असर दिखा रहा होगा। तुम ये कैसे जानते हो? हरेश अचानक दहाड़ पड़ा। कार्तिक की बात ने
उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। हरेश रोज सबसे ज्यादा पत्थर जमा कर रहा था और अपनी तरक्की के सपने देख रहा था। लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। संप्रदाय का नेता मैड लायन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। खबर लीक हो गई थी। डिंग फेंगटांग और वुल्फ फैंग गैंग जैसे दुश्मन गुटों ने इसका फायदा उठाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैड लायन जब युद्ध में उतरा तो वह कमजोर साबित हुआ, जिससे अफवाहों की पुष्टि हो गई कि वह मौत के करीब है। कार्तिक, क्या यह सब तुमने किया है? हरेश की आंखों में शक की सुई घूम गई। जब से कार्तिक इस द्वीप पर आया था, सब कुछ बदल गया था। पहले यहां शांति थी, लेकिन अब हर दिन खून बह रहा था। तुम मुझे बहुत ज्यादा आंक रहे हो मुखिया वांग। मैं तो बस एक मामूली सा गुलाम हूं जो जमीन के नीचे कैद है। मैं यहां से यह सब कैसे कर सकता हूं? कार्तिक ने शांत भाव से उत्तर दिया। कार्तिक का तर्क सही था। वह हरेश की कड़ी निगरानी में था। खदान की खुदाई भी बता रही थी कि उसने वास्तव में काम किया है। हरेश ने कार्तिक को एक गहरी संदिग्ध नजर से देखा और फिर मुड़कर चला गया। भाई कार्तिक, उसे आप पर शक हो गया है, अयान ने धीरे से कहा। शक होना स्वाभाविक है। वह मेरे अतीत को जानता है। लगता है अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। कार्तिक ने सिर हिलाया। कार्तिक ने अनुमान लगाया, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। अगर हम 3 दिन और जिंदा रह गए तो हम जीत जाएंगे। 3 दिनों में जहर पूरी तरह फैल जाएगा और मैड लायन मारा जाएगा। उसके मरते ही वाइल्ड लायन सेक्ट बिखर जाएगा और अराजकता का फायदा उठाकर वे भाग सकेंगे। लेकिन हरेश उसे 3 दिन का समय नहीं देने वाला था। हरेश के जाने के कुछ ही देर बाद खदान में नए लोगों का एक समूह दाखिल हुआ। ये 30 से अधिक लोग थे। उनकी आंखों में मौत का डर और हताशा थी। ये वे लोग थे जो अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए थे और जिन्हें हरेश ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन हरेश ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया था। अगर तुम कार्तिक को मार दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जो होना था वह होकर रहा। हरेश के पास कार्तिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसका भविष्य दांव पर था। अगर सेक्ट का नेता मर गया तो हरेश का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने कार्तिक को रास्ते से हटाने का फैसला किया। 30 लोग तंग सुरंग में घुस आए, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। कार्तिक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सभी क्रूर अपराधी थे जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। भीड़ को अपनी ओर आते देख कार्तिक घबराया नहीं। उसने अचानक एक सवाल पूछा, जिसने उन सबको चौंका दिया। क्या तुम लोग यहां से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहते? कार्तिक की आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। वे 4-5 दिनों से यहां कैद थे और उम्मीद खो चुके थे। बकवास बंद करो, हमें मुखिया वांग को नाराज करने का शौक नहीं है, उनमें से एक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और कार्तिक पर झपट पड़ा। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था और वह सीधे कार्तिक की गर्दन का निशाना ले रहा था। बातचीत का समय खत्म हो चुका था। अब केवल खून बहेगा। किसी को भी कार्तिक की बातों पर यकीन नहीं था। उन गुलामों के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घर कर गई थी, कार्तिक को मारो और अपनी जिंदगी के कुछ और दिन खरीद लो। उनके लिए 1 घंटा और जीवित रहना भी इस जोखिम को उठाने के लिए काफी था। कार्तिक के चुप होते ही भीड़ में से एक आदमी ने अपना हाथ जोर से नीचे पटका। हवा का एक तेज झोंका आया और दोनों ओर की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। यह एक भूमिगत खदान थी। अगर यहां बड़ा हंगामा हुआ तो छत ढह सकती थी और वे सब मलबे में दबकर मर सकते थे। अगर कार्तिक उन्हें मार भी देता तो भी वह खुद पत्थरों के नीचे दबकर मारा जाता। यह एक आत्मघाती हमला था। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्हें इस जगह को नष्ट करने का मौका मत दो। कार्तिक समझ गया कि वे मरने के लिए तैयार होकर आए हैं। हरेश भी यही चाहता था कि वे सब एक साथ मर जाएं ताकि कोई सबूत न बचे। अयान, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। कार्तिक का आदेश मिलते ही अयान के हाथ में उसकी प्राचीन लंबी तलवार प्रकट हो गई। वे दोनों भेड़ों के झुंड में घुस आए बाघों की तरह टूट पड़े। संकरे रास्ते में चीखों का शोर गूंज उठा। कार्तिक की दुष्ट तलवार मौत के किसी हंसिया की तरह चल रही थी। वह जिधर भी घूमती सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ते। महज कुछ ही पलों में कार्तिक ने 20 से अधिक लोगों को काट डाला।
हत्याओं की गति इतनी तेज और भयानक थी कि बचे हुए लोग डर के मारे कांपने लगे। इससे पहले कि वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय कर पाते, उनके शरीर के टुकड़े हो चुके थे। अयान, जो अब दिव्य घटना क्षेत्र में था, उसकी शक्ति में भारी इजाफा हुआ था। भले ही वह कार्तिक जितना तेज नहीं था, लेकिन वह भी कम निर्दयी नहीं था। उसकी तलवार के हर वार के साथ खून की होली खेली जा रही थी। पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन लोग यह दृश्य देखकर इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने वहीं पैंट गीली कर दी और चीखते हुए बाहर की ओर भागने लगे। वे खदान को नष्ट करना भूल गए। वे बस इस नर्क से निकलना चाहते थे। तुम कहां जा रहे हो? कार्तिक की आवाज मौत की तरह उनके पीछे आई। वह उन्हें कैसे जाने दे सकता था? अगर एक भी गवाह बच गया तो मुसीबत होगी। कार्तिक ने हवा में छलांग लगाई और भगोड़ों का काम तमाम कर दिया। जब आखिरी आदमी भी गिर गया तो जमीन लाशों से पट गई थी। कार्तिक ने अपना स्वर्ग भक्षण कड़ाहा खोला। कड़ाहे ने एक भंवर पैदा किया और सभी शवों को निगल लिया। देखते ही देखते खून और मांस का हर कतरा गायब हो गया और ऊर्जा में बदल गया। युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर दो। खून का एक धब्बा भी नहीं बचना चाहिए, कार्तिक ने कहा। थोड़ी ही देर में खदान फिर से साफ और शांत हो गई, मानो यहां कुछ हुआ ही न हो। अयान अब इसका आदी हो चुका था, लेकिन कार्तिक के शरीर में छिपी इस भयानक शक्ति को देखकर उसका दिल अब भी सहम जाता था। अगर आज 30 लोग भेजे गए तो हरेश कल और भी ज्यादा लोगों को भेजेगा, अयान ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, कार्तिक ने अपनी ऊर्जा को स्थिर करते हुए कहा। उम्मीद है कि मैड लायन, पागल शेर, कल एक बड़ा युद्ध शुरू करेगा। तब तक के लिए हम सुरक्षित हैं। सबसे नाजुक वक्त आ गया था। ब्लड सी डेमन द्वीप पर बारूद की गंध फैल चुकी थी। वाइल्ड लायन सेक्ट के कई बड़े नेता डर के मारे द्वीप छोड़कर भाग चुके थे। गुस्से में आकर पागल शेर ने भागने वालों को मरवा दिया था, जिससे स्थिति और बिगड़ गई थी। टाइगर गेट और वुल्फ फैंग गैंग अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे थे। रात भर कार्तिक और अयान सोए नहीं। कार्तिक ने अपनी घोस्ट आई तकनीक का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे और ऊपर निगरानी रखी। खदान के मुहाने पर वाइल्ड लायन सेक्ट के पहरेदार तैनात थे, लेकिन वे किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। कल शाम तक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, कार्तिक ने अपनी घोस्ट आई तकनीक वापस लेते हुए कहा। यह सुनकर अयान तुरंत खड़ा हो गया। तो क्या हम अंततः इस बदबूदार जगह से निकल पाएंगे? 5 दिन किसी युग की तरह बीते थे। कार्तिक के लिए यह सामान्य था, लेकिन अयान के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। बचे हुए समय में उन्होंने खुदाई की गति बढ़ा दी और आसपास के सभी ब्लड डेमन स्टोन निकाल ली। केवल 5 दिनों में कार्तिक ने लगभग 50 पत्थर जमा कर लिए थे। अगली सुबह हरेश आया। वह आज 1 घंटा देरी से पहुंचा था। हरेश के दिमाग में यही चल रहा था कि आज उसे कार्तिक की लाश मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसने खदान में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन बिल्कुल साफ थी, खून का एक कतरा भी नहीं था। कार्तिक और अयान आराम से बैठे थे। उनके हाथों में एक एक ब्लड डेमन स्टोन था और वे मुस्कुराते हुए हरेश को देख रहे थे। हरेश का सीना जकड़ गया। क्या वे लोग कल यहां नहीं आए थे? उसने खुद से पूछा। लेकिन पहरेदारों ने पुष्टि की थी कि 30 लोग अंदर गए थे और कोई बाहर नहीं आया। 30 लोग हवा में गायब हो गए। यह कैसे मुमकिन है? तुम क्या ढूंढ रहे हो, मुखिया वांग? कार्तिक ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। उसने हाथ में पकड़ा पत्थर हरेश की ओर उछाल दिया। शायद यह आखिरी पत्थर हो जो मैं तुम्हें दूं। हरेश ने पत्थर लपका और गहरी सांस ली। कार्तिक, तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया है। मुझे नहीं पता तुमने उन लोगों के साथ क्या किया, लेकिन मुझे यकीन है कि यह तुम्हारा ही काम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, तो मैं इस समय ब्लड सी डेमन द्वीप से भाग जाता। अभी भी बचने का एक मौका है। हरेश की आंखें सिकुड़ गईं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? समझदार को इशारा काफी होता है, कार्तिक ने कहा। अगर तुम हमें यहां से सुरक्षित बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस आने वाली तबाही से जिंदा कैसे बचा जाए। कार्तिक ने सीधे तौर पर सौदा पेश कर दिया था। वह जानता था कि पागल शेर के अंदर फैला जहर अब उसे बेकाबू कर रहा है, और जब वह फटेगा
तो हरेश जैसा वफादार भी नहीं बचेगा। हरेश का चेहरा पीला पड़ गया। तो वह तुम ही थे, लीडर की हालत के जिम्मेदार तुम हो। हालांकि हरेश को पहले से शक था, लेकिन कार्तिक के मुंह से यह सुनना उसे सदमे में डाल गया। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी जिंदा रहने के लिए कुछ भी करते। कार्तिक ने बिना किसी डर के स्वीकार किया। मुझे बताओ तुमने क्या किया, तब मैं तुम्हें रिहा करने पर विचार करूंगा। हरेश ने शर्त रखी। पहले हमें बाहर निकालो। कार्तिक अड़ गया। सुरक्षित जगह पर पहुंचते ही हम तुम्हें सब बता देंगे। हरेश अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। वह गतिरोध में फंसा था, लेकिन फिर उसने एक क्रूर हंसी हंसी। जो भी हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात वाइल्ड लायन सेक्ट, टाइगर गेट और वुल्फ फैंग गैंग के बीच आखिरी जंग होगी, और तुम सभी गुलामों को तोप का चारा बनाकर सबसे आगे भेजा जाएगा। हरेश ने पत्थर को जेब में रखा और मुड़ गया। अब उसकी एक ही इच्छा थी, कार्तिक को युद्ध के मैदान में मरते हुए देखना। भाई कार्तिक, वह अपने लीडर को सच क्यों नहीं बता देता? अयान ने मासूमियत से पूछा। अगर वह बता दे कि यह आपकी चाल थी तो शायद युद्ध टल जाए।